नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। हम बात करेंगे आज सीए विरोध के नाम पर हुए दिल्ली में दंगों की। साल 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए उनके घाव आज तक भरे नहीं पाए हैं। सीए विरोध के नाम पर राजधानी दिल्ली को बर्बरतापूर्ण तरीके से हिंसा की आग में झोंक दिया गया था। हर तरफ आगजनी थी, चीख पुकार थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के दंगाई मोहम्मद खालिद को मणिपुर से धर दबोचा है। 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगे के दौरान हुए हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्याकांड में खालिद आरोपी था। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस की पूछताछ में उसने दंगे से पहले अपने घर पर सीक्रेट मीटिंग होने की बात स्वीकार की है। खालिद ने बताया है कि इसी बैठक में लाठी, लोहे की रॉड वगैरह इकट्ठा करने का फैसला लिया गया और इस मीटिंग के बाद चांदबाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में दंगे शुरू कर दिए गए। पुलिस ने दंगे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला बोल दिया गया। मोहम्मद खालिद और उसके भाई अयाज समेत अन्य दंगाइयों ने पथराव करते हुए पुलिस पर अटैक कर दिया था और इस हमले में हेड कांस्टेबल रतनलाल वीर गति को प्राप्त हो गए थे और अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हेड कांस्टेबल रतनलाल को पीट पीट कर मार डाला था। शाहदरा के तत्कालीन डीसीपी अमित शर्मा और गोकलपुरी के तत्कालीन एसीपी अनुज कुमार भी इस हमले में बुरी तरह घायल हुए थे। इनके साथ ही 50 अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थीं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली के दंगाइयों का समूल विनाश कब सुनिश्चित होगा। सीए विरोध के नाम पर जिन दंगाइयों ने राजधानी दिल्ली को घायल और लहलहान किया, आखिर उन्हें कब फांसी पर चढ़ाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जो लोग सीए विरोधी दंगाइयों को मासूम बताते हैं, मोहम्मद खालिद की गिरफ्तारी और उसकी स्वीकारोक्ति के बाद क्या वे लोग देश से माफी मांगेंगे? सवाल यह भी, क्या अभिव्यक्ति की आजादी और आंदोलन के नाम पर दंगों को अंजाम देना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा पर आते हैं। कौन भूल सकता है साल 2020 का वो मंजर जब देश की राजधानी दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की आग से दहल उठी थी। कैसे भूला जा सकता है 2020 का वो मंजर जब सीएए विरोध के नाम पर हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली दिल्ली इस्लामिक चरमपंथ का शिकार हुई थी। ये सब अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि बाकायदा इसकी योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद खालिद नामक दंगाई को मणिपुर से गिरफ्तार किया था। 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या में उसकी तलाश थी। उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। पूछताछ में खालिद ने स्वीकार किया है कि 2020 में दिल्ली दंगों के लिए उसके घर एक सीक्रेट मीटिंग की गई थी, जिसमें लाठी, लोहे की रॉड इकट्ठा करने और सड़कों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इस मीटिंग के बाद इस्लामिक भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया, हिंसा, आगजनी और दंगा करना शुरू कर दिया। चांदबाग में ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। मुख्य वजीराबाद रोड को बंद करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो खालिद, उसके भाई अयाज और अन्य दंगाइयों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसमें हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई। इसके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद खालिद के खिलाफ दिल्ली के दयालपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया था। वो बीते 3 साल से फरार चल रहा था। उसका भाई अयाज इसी साल 21 जून को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हजारों लोग घायल हुए थे। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के मकानों को, दुकानों को आग लगाई गई थी। सवाल ये, आखिर भारत कब तक ज्यादा चरमपंथ का शिकार होता रहेगा? खालिद की गिरफ्तारी के बाद क्या वो लोग शर्मिंदा होंगे जो दिल्ली के दंगाइयों को मासूम और भटका हुआ नौजवान बताते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ वेदभूषण हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। हमारे साथ एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन शुरुआत हाजी नाजिम खान साहब आप ही के साथ। आखिर दिल्ली विरोध की, दिल्ली दंगों की आड़ में आखिर ऐसी कौन सी साजिश बुनी जा रही थी इन जिहादियों की तरफ से ताकि दंगे और भड़कें? हिंदुओं के घरों में लगातार आग लगाई जा रही थी और अब मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहेंगे आप, और कौन सी जिहादी साजिश थी जो बुनी जा रही थी जो दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी? हाजी नाजिम खान साहब। शिवम जी मेरा ऑडियो जरा दोबारा सही बताइए, मुझे दो बार आवाज आ रही है। तुम आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरा ऑडियो सही कराइए सर। ठीक है, फिलहाल सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। लेकिन एचएस रावत साहब है हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। एचएस रावत साहब, इस जिहादी सोच को नाकाम कर दिया सर दिल्ली पुलिस ने। जो जिहादी दिल्ली में दंगा कर रहे थे साल 2020 में, सीए को मुद्दा बनाकर उन जिहादी सोच को बेनकाब किया गया। पहले उमर खालिद शर्जील इमाम को जेल में डाला गया और अब बारी मोहम्मद खालिद की। मोहम्मद खालिद को मणिपुर से पकड़ लाई दिल्ली पुलिस, खींच के लिए आई। एचएस रावत साहब, बहुत बहादुरी वाला काम है और स्वागत योग्य काम है। उनका जितना स्वागत किया जाए और जितनी उनकी भूर प्रशंसा की जाए वो करनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोही जो आदमी हैं उनको पकड़ना, उनको सजा देना, उनके गंतव्य स्थान पर सजा के गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ये पुलिस का बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के अंदर रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन वो भड़काने में आते हैं पाकिस्तान के में, और उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि देश के अंदर जिस प्रकार से ये शालीनता के, सभ्यता के साथ, आनंद के साथ रहते हैं और इस देश की जड़ें खोदते हैं, इस देश में शरीयत की जो कानून है उनको लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा और विदेशी जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनके द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है गजवाए हिंद, उस गजवाए हिंद में शामिल रहते हैं और स्लीपर सेल इनके एक्टिव हैं। और ये मिशन 2047 पर काम करते हैं एचएस रावत साहब, मिशन 2047 बिल्कुल 2047 पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस को भूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहादुर पुलिस है, इंटेलिजेंट पुलिस है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है और उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। हाजी नाजिम साहब का ऑडियो ठीक है क्या? हाजी नाजिम साहब, आवाज आ रही है मेरी? नाजिम साहब, ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है लगता है, इसे जल्दी से दुरुस्त कराते हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश उपाध्याय, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया दिल्ली पुलिस, जो कि दंगे भड़कने से रोके दिल्ली पुलिस ने, और अब मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी साजिश इस देश के खिलाफ से रची जा रही थी। शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया जाता है, उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाता है, और अब बारी आती है मोहम्मद खालिद की, जैसे मणिपुर के इंफाल से म्यांमार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया, दबोच लाई दिल्ली पुलिस। किस तरह से देखते हैं पुलिस इस कार्रवाई को? में जिसने इस कुख्यात अपराधी को पकड़ा है, उन सभी जवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जैसे कि अभी हमारे जो हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, रावत जी ने कहा स्वागत योग्य है। दिल्ली पुलिस के जवानों का जो ये कार्य किया गया है वो स्वागत योग्य है, स्वागत करने चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से एक कुख्यात अपराधी को दिल्ली पुलिस पकड़कर लेकर आई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। शर्म की बात नहीं है, जबकि अपराधी है। और सोचिए, वो तो अपराधी पकड़ा है, अगर कोई और पकड़ा होता तो आज केजरीवाल साहब कह रहे होते कि ये तो दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। नहीं, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा इसलिए शायद नहीं बोले होंगे वो। फिक्र मनाइए कि एक अपराधी पकड़ा गया है, वो अपराधी। एक बार ऑडियो बढ़ा दीजिए अवधेश उपाध्याय का, मुझ तक ऑडियो बहुत कम आ रहा है। लेकिन अवधेश उपाध्याय साहब, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा इसलिए वो नहीं बोले होंगे केजरीवाल। जी वही मैं कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल साहब जब दंगे हुए थे 2020 में, शिवम सोनी आपको ही पता होगा, तब जब इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी, जब इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा था, तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे जो इनको कह रहे थे अरे ये तो बच्चे हैं, इनको तो फंसाया जा रहा है।
कोई ये नहीं कह रहा था ये अपराधी है, लेकिन उसी समय दिल्ली पुलिस काम कर रही थी। उसी समय से जो लोग कहते हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में, अरे भाई अपने संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई की जाती है। आपके यहाँ मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है अवधेश उपाध्याय साहब, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से एक कुख्यात अपराधी को दिल्ली पुलिस पकड़ कर लेकर आई है। ठीक है, हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम, आवाज आ रही है आपको मेरी अब? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। हाजी नाजिम, कौन सी साजिश बुन रहे थे जिहादी इस देश के खिलाफ दिल्ली दंगों की आड़ में, सीए विरोध की आड़ में, जो साजिश नाकाम कर दी दिल्ली पुलिस ने, इस देश के जाबाजों ने? शिवम जी देखिए, अभी जिस तरीके से अभी बात कही गई कि दिल्ली दंगे में पुलिस ने नाकाम कर दी साजिश से, अब अगर वाकई में अगर नाकाम कर दी थी साजिश से, जो एक सीए के नाम पर जो एक दंगा भड़का था जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया था, भजनपुरा के अंदर दरगाह जला दी गई थी, उसके बारे में बात नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम समाज का जो एक नाम आता है तो उसको टारगेट। एक नाम नहीं है सर, एक नाम नहीं है, नामों की फहरिस्त लंबी है। मोहम्मद अयाज, मोहम्मद खालिद उसका भाई, शर्जिल इमाम, शिवम जी उमर खालिद, ये हिंदू हैं क्या? ये हिंदू हैं, जिहादी हैं? शिवम जी देखिए, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी मैं बहुत सारे आंकड़े आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। रखिए। आपने देखा होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर को चिन्हित कर आग लगा दी गई। ये दिल्ली दंगे को रोकने के क्या साजिश थे? नहीं थे। आप ये बताइए, आप मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं क्या? आप टीवी में बैठ के मुस्लिमों को डिफेंड कर रहे हैं? आप जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं क्या? पुलिस प्रशासन आप जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं क्या? हाथ में आता है सर, दिल्ली प्रशासन। मोहम्मद हाजी नाजिम साहब, क्या आप जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ पे बैठ के? ये नहीं होने दूंगा मैं, नहीं। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को चाकुओं से गोदकर मार डाला इन जिहादियों ने, पता है आपको? रतन लाल को वीरगति को प्राप्त हुए, रतन लाल की हत्या कर दी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल। आईबी अधिकारी को चाकुओं से गोदकर मार डाला। न जाने कितने हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, उन पर आप कुछ नहीं बोलते। कितने मुसलमानों के घरों में भी आग लगाई, उनका भी जिक्र कीजिए। ये आग लगाने वाले कौन थे? आग लगाने वाले कौन थे? ये आग लगाने वाले कौन थे? हिंदू मुस्लिम न देखे, ये साजिश रच रहे थे। ये मोहम्मद खालिद के घर पे बैठ के ये साजिश रची जा रही थी। एचएस रावत साहब, मोहम्मद खालिद के घर पे बैठ के साजिश रची जा रही थी कि यहाँ पे डंडे रखने हैं, यहाँ पर लोहे की रॉडें रखनी है, यहाँ पर बारूद रखना है, यहाँ पर तलवारें रखनी है, और कल जाके इस वाले मेट्रो स्टेशन को बंद कराना है। एचएस रावत साहब, ये साजिश रची जा रही थी मोहम्मद खालिद के घर पे बैठ के, और कबूल किया है उसने, स्वीकार किया है कि हाँ मेरे घर पे जाके साजिश रची जा रही थी, मैंने हत्या की। एचएस रावत साहब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग और डिफेंड कर रहे हैं जिहादियों को बैठ के यहाँ पर। हाजी नाजिम खान हमला करवाते हैं, इन्हीं की वजह से तो सारे की सारा ड्रामा होता है, पत्थरबाजी होती है, हथियार रखते हैं। आप कानपुर की मस्जिद में देखिए, मस्जिद के अंदर पत्थर रखे हुए थे और वहां से हमला करवाना शुरू किया। ये धर्म के आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पवित्र बोलते हैं मस्जिदों को, और वहाँ पर AK-47 मिलती है, वहाँ पर पत्थर मिलते हैं, वहाँ पर तलवारें मिलती है। यही तुम्हारा धर्म है, यही धर्म है। और फिर देश के विरोधी गतिविधियों के अंदर आप इन्वॉल्व रहते हो, और फिर कहते हो देश के संविधान के साथ है। आपको हिंदुस्तान में अमन चैन पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोगों की फितरत है, आप लोगों की फितरत है, क्योंकि जिस देश में अमन चैन होता है उस देश को छीनते हैं। आपने ईरान को छीना, इराक को छीना, भी फ्रांस के अंदर आग लगा रखी है, आपने लंदन में आग लगा रखी है। और ये याद रखना, ये फ्रांस और लंदन नहीं है, ये हिंदुस्तान है। नाजिम खान, यहाँ पर फ्रांस जैसी आगजनी घटनाएं नहीं हो सकती, और यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस सजा देगी, यहाँ की सरकार सजा देगी, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये फ्रांस में कर सकते हो, सुनिए, मुसलमानों को ही सजा मिलेगी, मुसलमानों के ही घर टूटेंगे, मुसलमानों के घर पे ही बुलडोजर चलेंगे, मुसलमानों को ही सजा मिलेगी। सामाजिक तत्व जो देश
के अंदर आग लगा रहे हैं, उनके बारे में बातें नहीं करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे तो आपके मुंह में दही जम जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा, पेट का दर्द खाले में आईबी के अधिकारी को मार दिया, उनकी करना है तुमने, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम वही काम करोगे जहाँ में 4 से रखा जाएगा, तो तुमने लोगों ने वही ये दंगा फसाद करना है, ये तुम्हारी प्लानिंग करता था, तुम चाहते थे कि मोदी को बदनाम किया जाए किसी तरीके से, ये दिखाया जाए कि यहाँ मुसलमानों पर तकलीफ हो रही है, मुसलमान तुम ये दिखाना चाहते थे कि उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना चाहते थे कि जहाँ पर प्रस्ताव से देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए आपने शाही बात बना के रखा है इनको, क्या आप अरे भैया तुम लोगों की हैसियत पूरे वर्ल्ड में पता लग गई है, सबको पता चल गया है कि मुसलमान कैसे हैं, पूरे वर्ल्ड में पता लग गया है, इसलिए आप लोगों को जगह जगह बैन किया जा रहा है और बैन होते रहोगे, आपका इलाज सिर्फ चाइना के अंदर है, चाइना के कानून जहाँ पर होंगे वहाँ पर आप ठंडे होकर के रहोगे और एक लाइन के अंदर रहोगे। लेकिन हाजी नाजिम खान साहब बहुत आंकड़ों की बात करते हैं, एचएस रावत साहब आंकड़ों पर बात हमेशा करते हैं ये, लेकिन हाजी नाजिम साहब से पूछना चाहूंगा साहब, सीए क्यों लागू किया जा रहा था और इसके पीछे विरोध क्या था, बताएंगे क्यों विरोध कर रहे थे जिहादी? ये मुसलमान विरोध नहीं कर रहे थे, विरोध जिहादी कर रहे थे। मुस्लिमों को इस कानून से कोई एतराज नहीं है, विरोध जिहादियों को है, एतराज जिहादियों को है। बताइए क्यों आखिरकार सीए का विरोध कर रहे थे जिहादी, बताइए। देखिए अभी आपने सवाल किया है, मैं इसका जवाब बड़े साफ शब्दों में कह देता हूँ, दीजिए पूरे हिंदुस्तान को आपके जवाब का इंतजार है। दोनों ही देश के दुश्मन है शिवम जी, बात सुनिए, दंगा और दंगाई दोनों ही देश के दुश्मन है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और कहिए कि जिहादी भी इस देश के दुश्मन है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर दिल्ली दंगे को जो दिल्ली में एक जिहादी भी इस देश के दुश्मन है, तो वो कौन सा समुदाय, दंगाई जिहादी, वो कौन सा समुदाय, दंगाई जिहादी भी इस देश के दुश्मन है। तो सिर्फ हाजी नाजिम साहब कहेंगे सर, जबकि मुसलमानों के घरों में आग लगाए गए, बजरपुरा की दरगाह थी उसमें आग लगाए गए, लेकिन आप तो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करेंगे, मुसलमानों के कौन मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? नहीं, नुकसान मुस्लिमों का हुआ, उससे ज्यादा हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, हिंदुओं के घरों को में भी आग लगाई गई। हम जिहादियों की बात कर रहे हैं, ये जिहादी मानसिकता, इस दंगे के पीछे जिहादी मानसिकता की बात हो रही है। हाजी नाजिम साहब अब ये बताइए, अब आप घूम फिरा के वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं। हाजी नाजिम आप घुमा फिरा के वही रटी रटाई बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीए का विरोध क्यों था साहब, सीए से क्या ऐतराज है, बताइए। शिवम जी देखिए, बार बार जो आप बात कर रहे हैं सीए के बारे में, मुद्दा यहाँ पे क्या था कि एक मुस्लिम समाज को आज एक दोषी बना दिया गया, और जबकि ये बताइए जब सीए का कानून के, अरे फुल फॉर्म बताइए सीए का। नहीं सर बात सुनिए, जब आपने कही है तो बात पूरी होनी चाहिए। ठीक है। जब सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो वो कौन गोपाल था जिन्होंने खड़े होकर बंदूक तानी थी, गोली चलाई थी, उनका जिक्र नहीं रहेगा। लेकिन जब शाहरुख पठान अगर सामने अपने डिफेंस के लिए सीए का फुल फॉर्म बताइए, तो उसको जेल होती है, गोपाल को नहीं होती। सीए का विरोध करें, फुल फॉर्म तो बताइए, आपने पढ़ाई नहीं है। भारत के अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपगंडा है, फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, बात अगर संविधान कहते हैं फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे अवधेश उपाध्याय साहब, इन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा, इनकी सोच चाहिए दंगा करना है हमें, एट एनी कॉस्ट, हमें दंगा करना है। नहीं मुसलमान तो सर शांति, इन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा। अवधेश उपाध्याय को ऑडियो खोलिए प्लीज, अवधेश उपाध्याय को ऑडियो खोलिए, इन्होंने एक्ट पढ़ा ही नहीं है, इनको सिर्फ दंगा करना है। मैं ये कह रहा हूँ जो हाजी नाजिम खान फुल फॉर्म नहीं पता सीएगा और टीवी पर डिबेट करने चले आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए शिवम जी, ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हाजी नाजिम खान, इन जैसे जो ठेकेदार हमारे देश में हैं, कुछ ठेकेदार जो अपने ही कौम को बदनाम करते हैं और बदनाम करते करते उनको पूरी तरह बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन अब जो है जो देश का जो मुसलमान है वो ये समझ चुका है कि जो ये ठेकेदार हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं। देखिए इन्हें केवल हर चीज पे विरोध करना है, सीए एनआरसी पे विरोध किया। अब इसे पूछिए तो सही, सीए में ऐसा क्या बुरा था जो इनको बुरा लग गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही,
लेकिन भारत के दुश्मनों को जगह नहीं है देश में। यही ज्यादा सोच दर्शाती इनसे है सर। पूछिए एक बार, ठीक है। जो हाजी नाजिम खान बैठे हैं CNRC में, भैया ऐसा क्या बुरा था जो उनको बुरा लग गया? उन्होंने पढ़ाई नहीं, फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, आप कह रहे हैं कि बुरा बताइए, बुरा क्या कोड था? है। अब भाई जब यूनिफॉर्म पढ़ेगा कोई कोड की व्यक्ति बात उस चल एक्ट रही को, है, तभी तो उसको उसे पता कर रहे हैं। चलेगा। अवधेश उपाध्याय साहब, अगर कोई एक्ट को पढ़ेगा तभी तो उसे पता चलेगा। पढ़ाई नहीं, किसी ने कह दिया इसमें ये बुरा है मुसलमानों के खिलाफ, तो वही रटाया रट्टू तोता की तरह विरोध करने लग गए हैं। लेकिन वेद भूषण जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व ACP दिल्ली पुलिस। वेद भूषण साहब, अब आपका रुख करूंगा, किस तरह से देखते हैं इस पुलिस की कार्रवाई को, और आखिरकार इतना वक्त कैसे लग सकता है दिल्ली पुलिस को? 3 साल 2020 में रतनलाल वीरगति को प्राप्त हुए थे जब दंगा भड़का था CNRC को लेके, और आज दिल्ली पुलिस ने मणिपुर से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल साबित हो चुका है, ये दंगे बिल्कुल एक स्पॉन्सर्ड थे, प्रायोजित तरीके से कराए गए थे। एक समय को चुना गया था, क्योंकि उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे थे, तो एक मैसेज देना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बड़ी जाति और CA-NRC को लेकर खड़ी करी जा रही है, जबकि CA-NRC में एक भी मुसलमान को आज तक इस देश से बाहर नहीं निकाला गया है। उसके अलावा यदि आप ध्यान से देखें तो जो ये भागे हुए थे मोहम्मद खालिद, जिनको अभी दिल्ली पुलिस ने अभी हाल में अरेस्ट किया है, ये पहले भागकर इनके एक साथी और 15 दिन पहले अरेस्ट किए थे, मोहम्मद आयज को भी बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया था लगभग 15 दिन पहले भागकर मणिपुर गए, मणिपुर के बाद में बेंगलुरु भागकर गए। तो ये सब ऑर्गेनाइज तरह से 3 साल तक अपने आप को छिपाते रहे। यदि इतने पाक साफ थे तो क्यों नहीं अदालत के सामने आकर उन्होंने अपना पक्ष रखा? अब पुलिस ने तमाम सर्विलेंस के बाद उनको अरेस्ट कर लिया है। अभी बहुत सारे मुकदमों में मुलजिम अभी भी भागे हुए हैं, पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। यदि वो इतना कानून व्यवस्था में और सिस्टम में विश्वास रखते हैं हिंदुस्तान की अदालतों में, तो क्यों सरेंडर नहीं करते? क्यों पुलिस को इतनी भागदौड़ के बाद उनको मणिपुर से अरेस्ट करना पड़ा है? और मणिपुर से भी इसलिए अरेस्ट हुए क्योंकि मणिपुर खुद जल रहा है। मणिपुर भी इसी तरह के लोगों ने जलाया था, वहां जो मिशनरीज काम करती हैं उनके ही भड़काए हुए दंगे हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। अभी पेरिस का, फ्रांस का नाम आ रहा था, पेरिस बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही सर। वहां पर जो बिल्कुल सिमिलरिटी, यदि आप देखें वहां पर किस तरह से उपनिवेशवाद से जो लोग आए थे, जिनको फ्रेंच लोगों ने, वहां के जो ओरिजिनल सिटीजन फ्रेंच लोग थे, या अंग्रेज लोग कह दें या गोरा लोग कह दें, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और उसका दुष्परिणाम आपने देखा कि उन्होंने अपने देश को ही जला दिया। जिस देश ने उनको पाला पोसा और शरण दी, उनको आगे बढ़ाया, उसी को उन्होंने डस्ट कर लिया। यही हालत लगभग मोर और लेस हिंदुस्तान में है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ये एक्सेप्ट किया जब बंटवारा हुआ इस देश का कि मुसलमान हमारे भाई है, जो अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान की कानून में विश्वास रखते हैं, सिस्टम में विश्वास रखते हैं, उनको रहने की आजादी दी गई। परंतु उसका जो नुकसान इस देश को भुगतना पड़ा, सारे मुसलमानों के लिए नहीं कहता मैं, सारे मुसलमान बहुत अच्छे और बेहतरीन और उम्दा किस्म के मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, जो इस देश के कानून व्यवस्था में रखते हैं, परंतु बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है इस देश को जलाना चाहता है। आप ना केवल हिंदुस्तान से जलाना चाहता है, आप विदेशों में बैठ कर भी वो इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, पाकिस्तान के थ्रू, ISI के थ्रू करते हैं, तमाम तरह नाज़िम खान आपको ऑडियो ठीक करा रहे हैं सर, टीम लगी हुई है। ठीक है, बात पूरी कीजिए सर। वेद सर, आप ताहिर हुसैन का नाम सुना है आपने कभी? ताहिर हुसैन एक काउंसलर थे जिनको इस देश ने काउंसलर बनाया आम आदमी पार्टी के। किस तरह से उन्होंने दंगों को भड़काने के लिए एक प्रॉपर मंच दिया। शाहीन बाग याद होगा आपको, शाहीन बाग में किस तरह से तमाम एक प्रकरण बनाया गया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कूद पड़ी, कोई परमिशन नहीं, कोई कायदा कानून नहीं माना, महीनों तक सारे सिस्टम को हाईजैक करके रखा। वहां से बराबर में लगी हुई जामिया यूनिवर्सिटी, वहां पर स्टूडेंट्स का किस तरह से मिसयूज किया गया इन दंगों के इस्तेमाल के लिए, ये पब्लिक डोमेन में। और अब धीरे धीरे साजिशों की परतें खुल रही हैं। अभी मोहम्मद आयज और मोहम्मद खालिद को अरेस्ट किया है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग बकाया हैं जो अभी भी कानून की जज से भागे हुए हैं। फेरिस्त भी अभी दिल्ली पुलिस के पास, तो उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जल्दी धर दबोचेगी। लेकिन अवधेश उपाध्याय साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कही वेद भूषण सर ने, उन्होंने कहा कि मणिपुर जो चल रहा है हिंसा की आंख में, क्या उसके पीछे जिहादी सोच तो नहीं है? क्या उसके पीछे जिहादी तो नहीं है? क्योंकि मैतेई हिंदू हैं, कुकी ईसाई हैं, तो कहीं इन दोनों का कोई ना कोई ब्रेन वॉश कर रहा हो जिहादी, या जिहादी सोच कहीं से पनप रही हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी उठाया वेद भूषण जी ने। कहा
बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप देखिए ना, आपके चैनल पर हमारे हाजी नाजिम खान बैठे हुए हैं, वो किस तरह से पक्ष ले रहे हैं एक पक्ष का, वो भी ऐसे व्यक्ति का जो पूरी तरह से कुख्यात अपराधी है, जिसे हत्या की है, जिसे खुद कबूल किया है कि हमने पूरी तरह से प्लानिंग किया था कि कैसे कैसे हमें करना है दंगा, उसकी तरफदारी कर रहे हैं हमारे हाजी नाजिम खान। जब ऐसे लोग हमारे देश में हैं तो भाई खाली जैसे लोग तो पैदा होंगे ही ना। उन्हें पता है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है, मुझे बचाने वाले हैं अभी देश में, इसीलिए उनकी हिम्मत बनी रहती है। अन्यथा ऐसी किसी की हिम्मत नहीं जो देश की तरफ आंख उठा कर भी देख ले। इनका केवल एक ही मकसद होता है, देश को जलाना, देश को बर्बाद करना। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन जिहादियों की साजिश से नाकाम नहीं होती। अपने काम के लिए देश को बर्बाद जिहादी जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, सुदर्शन न्यूज वहां दस्तक दे देगा सर। और इस तरह के जिहादियों की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। HS रावत साहब, ये मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार किया गया आज। इसका भाई मोहम्मद अयाज, जिसे जून में गिरफ्तार किया गया पिछले महीने। ये दोनों भाई हैं और घर पर सीक्रेट मीटिंग इनके यहाँ होती थी। ये बात कहा है, स्वीकार की है मोहम्मद खालिद ने कि मोहम्मद अयाज और मोहम्मद खालिद दोनों सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे घर में, और वहां पे रणनीति तय की जाती थी कि अगले दिन सुबह किस मेट्रो स्टेशन के सामने जाम लगाना है, कहां पर आगजनी की जानी है, डंडे कहां रखने हैं, लोहे की रॉड्स कहां रखनी है। ये पूरा प्री प्लान करते थे, एक दिन पहले सब कुछ तय करते थे। शिवम जी, ये तो करते ही थे, ये इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन ये प्लानिंग होती थी इनकी मस्जिदों में। क्योंकि अड्डे तो मेन मस्जिद है, वहां पर प्लानिंग होती है। क्योंकि अभी देखिए कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले साबुद्दीन ने कहा था कि मस्जिदों के अंदर जुम्मे की नमाज से पहले पूरे मुसलमानों को ये बताओ कि UCC का विरोध कैसे करना है, सबको मिलना है। यानी इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदों के अंदर होती है गुप्त मीटिंग, और उसके बाद जो इनके जिहादी जो भाई होते हैं वो फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिहाद के जो अड्डे हैं वो मदरसे और मंदिर हैं, वो मस्जिदें हैं, वहां से जाकर के शुरुआत करते हैं। इंडिविजुअल्स नहीं करते हैं। और उस समय ये इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर ही उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में जुम्मे की नमाज से पहले प्लानिंग करो। इसका मतलब मस्जिदों को इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना रखा है, इन्होंने जिहाद का अखाड़ा बना रखा है मस्जिदों को। वहां से फिर जो टेररिस्ट किस्म के लोग हैं, जिहादी लोग हैं, खालिद जैसे लोग हैं, फिर वो जाकर के साइन बाग में दंगा कराते हैं, वो मेट्रो में दंगा कराते हैं, दूसरी जगह दंगा कराते हैं। तो ये अड्डे इनके वहां पर बने हुए हैं। ठीक है हाजी नाजिम खान, कुछ कहेंगे सर? जो मस्जिद है वो आपने जिहाद का अड्डा बना रखी है। शिवम जी, मैं बिल्कुल कहूंगा जिस तरीके से अभी हमारे डॉक्टर HS रावत जी ने और हमारे भाजपा के प्रवक्ता अवधेश जी ने जो बात कही है, मैं पूछना चाहता हूँ और इनको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये बताइए, जब CAA के दंगा के बात जब आती है, जब ये चल रहा था, तो ये बताइए वो कौन ऐसा था जिसने ये कहा कि सड़क खाली कर दो, वरना तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अरे नहीं सुनिए, सारी प्लानिंग मस्जिदों में हो रही थी और मस्जिदों में सवाल करने की हिम्मत रखते थे, सुनने की भी हिम्मत रखिए। प्लानिंग कर रहा था, आम आदमी संविधान से चलेगा, आपकी बर्दाश्त बातों से नहीं चलेगा। अरे सर, ये देश संविधान से चलेगा, आपकी बर्दाश्त बातों से नहीं चलेगा। और रही बात, बताइए ना वो कौन था ऐसा बंदा जिसने ये कहा था कि सड़क को खाली कर दीजिए, वरना आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या वो दोषी नहीं है? तरीके से अगर करोगे, इलीगल तरीके से करोगे तो परिणाम भुगतोगे। ये देश है, कानून से चलता है। आपने परमिशन नहीं दी जा, आपने परमिशन नहीं दी जा, आपने परमिशन ली नाजिम खान, आपने परमिशन तो नहीं दी ना। मुसलमानों की सरकार को चला दिया लोगों को परेशान किया, बंद करके रखा ये आपको किसने इजाजत दे दी? संविधान की धज्जियां उड़ाओगे आप, कानून की धज्जियां उड़ाओगे आप, कौन उड़ाने देगा आपको? तो इलीगल तरीके से अगर कोई काम करोगे तो उसको कोई बर्दाश्त देश के अंदर। हाजी नाजिम साहब, आपको पता है मोहम्मद खालिद ने कबूल किया है
स्वीकार किया उसने कि हाँ मैं शामिल था, रतन लाल की हत्या की बात कबूल की है, डंडे इकट्ठा होते थे, मीटिंग होती थी, बात कबूल किया उसने। तो कहिए मोहम्मद खालिद जिहादी था, जिहादी है, कहिए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दिल्ली पुलिस उसे फांसी पर लटका दे, कहिए। कहते क्यों नहीं है आप कहिए कि मोहम्मद खालिद को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसे सजा दी जानी चाहिए। आपके मुख से इस तरह के शब्द अब तक क्यों नहीं निकले? तो फिर तो मानेंगे ना कि आप जिहादियों का पक्ष ले रहे हैं। आपकी बात क्या सुने? आप कह ही नहीं रहे कि मोहम्मद खालिद को फांसी पर लटका दो साहब। अगर ये कह देंगे तो 72 हूर कहां से मिलेंगी? वही तो सवाल 72 हूरों का, ये कह रहे हैं 72 हूरों का सवाल है, ये कह रहे हैं कि 72 हूरों का सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि 72 हूरों का सवाल है। बताइए, एक मुस्लिम स्कॉलर के नाते इतनी बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बार टीवी पर नहीं बोल सकते कि मोहम्मद खालिद को फांसी की सजा होनी चाहिए? शिवम जी देखिए, जो भी दिल्ली दंगे के दोषी है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, बोलिए मोहम्मद खालिद को सजा होनी चाहिए फांसी की। बोलते कि नहीं, डर रहे हैं क्या? डर लगता है आपको जिहादी से? उससे शर्जील इमाम से आपको डर लगता है? मोहम्मद खालिद से आपको डर लगता है? फिर आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुन रहे हैं सर। आपको आप अब तक नहीं बोले कि मोहम्मद खालिद को फांसी होनी चाहिए, शर्जील इमाम को फांसी दो, उमर खालिद को फांसी दो। परिणाम भुगतना पड़ेगा। असली दंगे का दोषी वही शख्स है, उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। गोपाल सामने बंदूक लेकर खड़ा है, उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो शाहरुख को अभी तक कुछ नहीं हुआ। शाहरुख जेल कर रहा है, जबकि दोनों ने बंदूक उठाई थी सर, गोपाल ने भी शाहरुख ने भी। शाहरुख जेल में है, गोपाल खुला हुआ घूम रहा है। क्या भारत के अंदर यही होगा? ये बताएं सर, इसमें आप बात नहीं करेंगे। सुनिए ना, जब आप कहते कि आपको सीए की फुल फॉर्म नहीं पता, आपको न्यायपालिका की प्रक्रिया कैसे होती है, कोर्ट की जो प्रोसेसिंग क्या होती है वो आपको नहीं पता। आप कुछ भी सर सवाल उठा दे रहे हैं। अरे जब कोर्ट किसी को जमानत देगा तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ेगा ना। तो सर शाहरुख ने भी वही किया जो गोपाल ने किया, तो दो तरह की बातें क्यों? ठीक है, ये न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। एचएस रावत साहब, इनके पास बोलने के लिए कोई कुछ कंटेंट रहने गया, अब न्यायालय पे आ गए हैं और न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, अवधेश उपाध्याय, देखिए मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं सर, ठीक है, अब उनको डाउन कर दीजिए, नाजिम खान को डाउन कीजिए। अवधेश उपाध्याय, सीए को लेकर विरोध हुआ, देश ने बहुत कुछ खोया इस दंगे में। कई हमारे जो दिल्ली पुलिस के जो वीर जवान थे, रतन लाल हो गए, आईपी अधिकारी अंकित शर्मा हो गए, इनकी सर इसमें शहादत हो गई, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन सर सवाल ये कि जिस देश ने, जिन लोगों ने अपनों को खोया है सीए के चलते, सीए के विरोध के चलते, अब तक सीए लागू क्यों नहीं हुआ? आखिरकार कब होगा सीए लागू? ये बड़ा शिवम भाई, सीए भी लागू होगा। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। पहले जो अभी नाजिम खान कह रहे थे कि भारत में ऐसे ही होगा, देखिए भारत में अब ऐसा होगा, जो अपराधी होगा उसको सजा दी जाएगी। पहले की तरह भारत नहीं है, अब जो अपराधी होगा उसको अपराध की सजा दी जाएगी। और आज इसका उदाहरण आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है चुनौतियों को देखते हुए पूरा जो है पकड़ कर लेकर आई है अपराधी को, एक को, उस अपराधी को जिसपर हत्या के आरोप है, और उसका पक्ष ले रहे हैं हाजी नाजिम खान। बात रही सीए की, देखिए हाजी नाजिम खान जैसे लोग हमारे देश में हैं, जो चाहे हाजी नाजिम, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, चीख लीजिए, आपको डाउन कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आएगी। विरोध करेंगे। ट्रिपल तलाक आई, 370 आई, उसका ही विरोध किया इन्होंने। इन्हें पता कुछ नहीं होता इसके बारे में, केवल इनको ये पता होता है कि विरोध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता। सीएनआरसी का इन्हें फुल फॉर्म नहीं पता, सीएनआरसी का मतलब नहीं पता, लेकिन उस समय ये सीए का विरोध कर रहे थे। फुल फॉर्म नहीं पता पर विरोध करेंगे ये लोग। वेद भूषण साहब, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस तरह के दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। कोई भी दंगाई, कोई भी जिहादी आगे से इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले उसकी रूह कांप जाए और कम से कम 20 बार सोचे। देखिए, सरकार ने जो सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग में और यमुना पार्क के अंदर जो दंगे हुए थे, अभी तक आपने देखा कि पुलिस उसमें अरेस्ट कर रही है और बिल्कुल न्याय होगा और आखिर तक दिल्ली पुलिस और हम लोग इसको चेज करेंगे।
और जिन्होंने हेड कांस्टेबल रतनलाल और जो पुलिस ऑफिसर जिनको इंजरीज हुई है उनको सजा दिलवाकर रहेंगे, ये बिल्कुल तय है। आपने देखा सरकार ने पीएफआई पर किस तरह से बैन लगाया, जो फाइनेंस इनको कर रहे थे तमाम तरह के इनके कट ऑफ कर दिए। आपको याद होगा यूपी के सीएम जो इस टाइम पर है, जब दंगे हो रहे थे दिल्ली में आए थे, उन्होंने चैलेंज करके कहा था कि लगा हुआ गाजियाबाद नोएडा है, एक बार दंगा वहां करके दिखाएं। तो उसके बाद वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। लखनऊ अलीगढ़ में कोशिश की गई, जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, इतना बड़ा स्टेट और मुस्लिम बाहुल्य शहरों के अंदर एक वर्फी नहीं, एक दंगा नहीं हुआ, चींटी तक नहीं रहेंगी। तो ये दुर्भाग्य है कि राजधानी के अंदर इस तरह दंगे भड़काए गए, जानबूझकर सुनियोजित तरीके से उनको फंडिंग की गई। जो कितने लंबे टाइम तक शाहीन बाग में वहां बिरयानी और खाने दिए गए, कौन दे रहा था, कौन उनको फाइनेंस कर रहा था। अब धीरे धीरे सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। सरकार ने तमाम जो ईडी और तमाम जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा तमाम चीजों को एक्सपोज कर दिया है। अदालतों के अंदर मामले विचाराधीन है। तमाम इस तरह के लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मणिपुर भाग रहे हैं, बेंगलुरु भाग रहे हैं, पर वो भाग नहीं पाएंगे। तमाम उनको गिरफ्त के अंदर जो हमारी दिल्ली पुलिस है, तमाम जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो इनको सामने लाएंगे और ट्रायल भुगतना पड़ेगा और जो पाप किया है उसका अंजाम देना ही पड़ेगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका वेद भूषण साहब, पूर्व एसीपी। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय साहब थे, आपका शुक्रिया। हमारे साथ एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु, आपका शुक्रिया। और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है मणिपुर से, और मोहम्मद खालिद की गिरफ्तारी के साथ साथ वो तमाम जिहादी साजिश एक्सपोज हो गई है, उनका खुलासा हो गया है। जो दिल्ली दंगे के विरोध में, तो दिल्ली दंगे के पीछे जिस जिहादी साजिश का हाथ था वो भी एक्सपोज हो गई है। हालांकि इससे पहले भी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और फिलहाल ये अभी जेल में ही हैं, 4 दीवारी के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि कहीं और भी फहरिस्त है, सूची है दिल्ली पुलिस के पास इन दंगाइयों की, उनको भी गिरफ्तार किया जाना है। दिल्ली पुलिस उन पर भी काम कर रही है। और इसी के साथ जवाब तो चाहिए में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।